का, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी तमाम ऑडियंस का जो हमें इस टाइम लाइव देख रही हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ डॉक्टर सना से, जो वाइस प्रेसिडेंट है फिजियो क्लब की। कि सबसे पहले तो डॉक्टर सना, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे इस सेशन में आई। सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को आप ये बताएं कि फिजियो क्लब है क्या चीज़? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना सलीम है और मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। और आज मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देती हूँ कि मैं बेसिकली फिजियो क्लब के साथ कब से हूँ और मैं सोशल वर्क कब से कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैं 7 इयर्स हो गए सोशल वर्क करते हुए, और मुझे 2 इयर्स हो गए फिजियो क्लब के साथ। और फिजियो क्लब में मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं इनके साथ वर्कआउट कर रही हूँ। और अब बेसिकली मैं आप लोगों को सबसे पहले इस चीज का बताऊंगी कि फिजियो क्लब बेसिकली है क्या, ये ओरिजिन इसका कहाँ से है, इसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड हिस्ट्री बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी समझाऊंगी सबसे पहले। तो अब हमारा जो फिजियो क्लब है, ठीक है, ये एक हेल्पर्स ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि पाकिस्तान में 1990 से जो है ना ये ओरिजिनेट हुई थी। और ये एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे आगे एक ये छोटी सी ब्रांच है जो हमने फिजियो क्लब के नाम से हमने बना दी, जिसमें हम लोग बेसिकली जो है वो अवेयरनेस दे रहे हैं। अवेयरनेस ऑफ कह सकते हैं कि हम लोग फिजिकल थेरेपी, अबाउट ह्यूमैनिटेरियन वर्क और बहुत सारी और चीजें हैं इसमें। और इसमें जो है फिजिकल अब जो मेन चीज है, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लब का थोड़ा सा बैकग्राउंड और दूंगी कि हम लोग इसमें करते क्या है और इसमें स्टार्टिंग कैसे हुई। तो इसमें सबसे पहले 2013 में वर्ल्ड पीटी जो डे था वो मनाया गया था सबसे पहले। और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता करते 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 जो हमारे सीनियर से डॉक्टर कासिम है, जो हमारे मेन लीडर है हमारे, माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो उनने ये इस पे आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट करते रहे। अब हम जो है पिछले 2 साल से, जब से इनके साथ मैं हूँ, हम लोग पिछले 2 साल से 100+ मेडिकल कैंप्स कर चुके हैं, जिसमें हम लोग फुल फैसिलिटीज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ को जो है ना MRI है, सिटी स्कैन्स हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीन्स हैं हमारे पास, और बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग उसमें जो है ना जैसे नॉर्मल टेस्ट होते हैं, CPs हैं, और भी जितने भी RFTs LFTs हैं, इनके बेसिक जो हमारे पास ब्लड टेस्ट हैं वो भी दे रहे हैं हम लोग। सबसे पहले करते क्या, अब ये जो है ना एक प्रोविंस की तो बात है नहीं, हम लोग ऑल ओवर पाकिस्तान, हम लोग सब प्रोविंसेस में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं इसमें। और हमारे पास जो है हम लोग सबसे पहले हम लोग करते ये हैं कि हमारे पास डाटा एनालिसिस होता है। अब डाटा एनालिसिस, आप सबका सवाल होगा कि डाटा एनालिसिस होता क्या है। तो डाटा एनालिसिस जो है वो हम लोग इस तरह करते हैं कि हम स्पेसिफिक एक जगह जब हम मेडिकल कैंप के लिए चूज करते हैं, तो उसमें हम लोग जाके डाटा डाटा लेते हैं कि एक फॉलोइंग जगह पे, ठीक है, कितने एक स्पेसिफिक डिजीज के पेशेंट्स हैं, ठीक है। और उस स्पेसिफिक डिजीज के पेशेंट्स के हिसाब से फिर हम लोग जो हमारे पीटीज हैं वो होते हैं, हमारे पास जनरल फिजिशियंस होते हैं 35+ जो है वो हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जो हमारी फैकल्टी में इन्वॉल्व है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने अभी तक इन 100 कैंप से 100+ कैंप्स हो चुके हैं हमारे, और उसमें हम कम से कम 25,000 जो है पेशेंट्स को हम अभी तक फैसिलिटेट कर चुके हैं, और उसका पूरा डाटा भी है हमारे पास और हर चीज हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा था कि फिजियो क्लब क्या है, आगे आपको और भी समझ आती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आगे बहुत डिटेल्ड है ये। तो अब मैं बेसिक थोड़ा सा उसके नीचे स्टेप पे आऊंगी कि आप पूछेंगे चलो फिजियो क्लब का तो हमें समझ आ गया कि चलो क्या है, मगर व्हाट इज फिजिकल थेरेपी एंड व्हाट इज फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है। अब जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो उसका काम क्या है, इट इज होता क्या है, इसकी अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, फिजिकल जो हमारी फिजिकल थेरेपी है वो बेसिकली ये है कि जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल कि एक जो है ना हमारे जितने भी फिजिकल एक्टिविटी हिंड्रेंस आ जाती है, ठीक है, हमारे पास मस्कुलोस्केलेटन है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो मसल के, हड्डियों के मसले, ठीक है, बाकी हमारे पास न्यूरो के मसले, जो ब्रेन के मसले होते हैं, स्पाइन के मसले होते हैं, हमारे पास जो भी स्ट्रक्चरल जितने भी इश्यूज हैं, उन सबको जो है ना वो हम लोग इसमें फिजिकल थेरेपी में डील आउट करते हैं, ठीक है। इसमें रेस्पिरेशन भी आ जाता है, इसमें डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी आ जाते हैं, और डिफरेंट फील्ड्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। हर चीज में हर हर एक डिपार्टमेंट में इन्वॉल्वमेंट है।
और काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि अब जैसे कोविड, अब क्योंकि रिसेंटली कोविड गुजरा है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कोविड के बारे में। तो कोविड में लोगों को लगता होगा कि हम तो मतलब डॉक्टर्स जिस तरह है या ये वो सब, लोगों की परसेप्शन बड़ी डिफरेंट है हमारे बारे में, पीटीज के बारे में स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि अब जैसे कोविड-19 था, तो कोविड-19 में अब हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट का कितना बड़ा रोल था। अब कोविड में बेसिकली होता क्या है? अब कोविड में ये चीज होती है कि आपका जो लंग्स हैं, लंग्स का मतलब होता है फेफड़े जो हमारे होते हैं। फेफड़ों के अंदर जो है वो हमारा लेमन लैंग्वेज में वो पानी भर जाता है। ठीक है, उसमें हमारे पास मैनुअल टेक्निक्स होती है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं और स्पेसिफाइड चेस्ट फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं जो कि उन चीजों को डील आउट करें, मैनुअल टेक्निक से उस चीज को एब्स्ट्रैक्ट आउट करते हैं, जिससे इस दफा कोरोना के पेशेंट्स जो हैं, बहुत सारे कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो सरवाइव कर गए, क्योंकि उनके लंग्स में जो पानी भरा था वो साथ साथ जो चेस्ट फिजिकल थेरेपिस्ट थे वो निकाल रहे थे। तो बहुत बड़ा रोल है फिजिकल थेरेपिस्ट का अगर कोई समझे। तो और हर डिजीज में अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल आजकल आपने सुना होगा बहुत ज्यादा फॉलेज का मसला है, स्ट्रोक जिसको हमारी जुबान में स्ट्रोक और पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, उसमें अब एक सर्जिकल डिपार्टमेंट है, उसमें अगर कोई भी सर्जरी होती है तो सबसे पहले जो है उसके बाद फिजिकल थेरेपिस्ट को बुलाया जाता है ताकि वो उनकी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज जो है उसको नॉर्मलाइज कर सकें और नॉर्मल जो फेज है उस पर ला सकें। तो अच्छा, और अभी थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज बेसिकली फिजिकल थेरेपिस्ट और फिजिकल थेरेपी है क्या, और ये किन किन अच्छा। जगहों पे हम लोग इसको यूज अच्छा करते हैं। डॉक्टर सना, जी जी। डॉक्टर सना आप मुझे एक चीज बताएं कि जो मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट होती है, हर फील्ड में होती है मिसकॉन्सेप्शन। लाइक लोगों को लगता है कि जो फिजिकल थेरेपी वाले हैं उनको तो डॉक्टर नहीं कहना चाहिए, उन्होंने अपने नाम के साथ वैसे ही डॉक्टर लगा लिया है। उनकी डिग्री और हमारी डिग्री में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे क्लैरिफाई करेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज कि हमारी डिग्री का मतलब ही क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी डिग्री का नाम है डीपीटी, दैट मीन्स डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट। इसका क्या मतलब है, ये तो फुल फ्लेज मैंने वैसे ही आपको बता दिया, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये कि हमारी 5 इयर्स की डिग्री है, ठीक है। जैसे एमबीबीएस वाले या कोई भी और मेडिकल फील्ड वाले लोग जो जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बाकी सब्जेक्ट्स, हमारा भी वैसे ही होता है, सेम, हमारा भी कोई डिफरेंस नहीं है। मगर हाँ, हमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं और हमारी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें हम वर्कआउट करते हैं। पहले क्या होता था कि लोग पहले एमबीबीएस करते थे, उसके बाद फिजिकल थेरेपी का जो है ना पूरा एक बहुत लंबा 3 इयर्स या 4 इयर्स का कोर्स करते थे। अब हमारे में ये है कि फुल फ्लेज हमें एक डिग्री प्रोवाइड कर दी गई है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है। जिसमें लोग कहते हैं ना कि हम डॉक्टर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। अब जो एमबीबीएस वाला डॉक्टर है, क्या उसको डॉक्टर कहा जाता है? उसको भी डॉक्टर नहीं कहते, ठीक है, ये उसको फिजिशियन कहते हैं, ठीक है। जो हमारे लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है ना कि फलाना डॉक्टर हो, एमबीबीएस वाला डॉक्टर होता है, ये वाले डॉक्टर नहीं होते, ठीक है। अब जैसे ऑप्थेमोलॉजी है, ठीक है, हर एक स्पेसिफिक जो है ना एक ब्रांचेस, जैसे एक स्पेसिफिक एक चीज होती है ना, उसके नीचे ब्रांचेस बना दी जाती हैं, ठीक है। तो ये वैसे ही है कि उसकी हमारे एक मेडिकल की एक पूरी एक फील्ड अलग कर दी गई है, ठीक है, कि ये फिजिकल थेरेपी है, इसमें फिजिकल और स्ट्रक्चरल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कॉग्निटिव हो, स्ट्रक्चरल हो, जितने भी हो, उनमें वो काफी ज्यादा जो है वो उसमें बेहतर है हमारे वाली फील्ड। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी कम है, ये 5 इयर्स की डिग्री है हमारी, और इसमें उसी तरह हमारी हर चीज है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ी सी एग्जांपल्स देके समझाती हूँ तो शायद आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो जैसे कि मैं एक, आपने लोगों को सुना होगा कि हड्डियों का दर्द है बहुत ज्यादा, ठीक है। हम अपने बुजुर्गों से नॉर्मली सुनते हैं घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, हड्डियों में दर्द है, इस तरह है। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की पैथोलॉजीज होती हैं। पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमारियां जो हैं, डिजीजेस जो है हमारे पास होती हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूंगी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कि एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एमबीबीएस वाले के पास आप जाते हो तो वो आपको क्या देगा? वो मेडिसिन देगा, ठीक है, या बोन्स को थोड़ा बहुत जो है वो जो है उसकी मिनरल्स एंड बाकी चीजें पूरी करेंगे, ठीक है। मगर हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट में क्या होता है कि हम डिजीजेस का जो डिजीज है उसका प्रोसेस बहुत स्लो कर दिया जाता है,
ठीक है, अब आप कहेंगे प्रोसेस को स्लो कैसे किया जाता है, एक और क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो उसमें मैं ये बताती हूँ आपको कि हमारा ये होता है कि एक डिजीज है ना, हमारे पास एक बंदा आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास मोडालिटीज हैं पेन रिडक्शन के लिए। सबसे पहले तो हम मोडालिटीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग पेन को हम मैनुअली जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के साथ हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं मेनली, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेडिसिन जो है ना, हम बहुत बहुत कम होती है हमारी मेडिसिन, जैसे कि हम सिर्फ मसल रिलैक्सेंस होती हैं हमारी, ठीक है, या थोड़ी बहुत जो है वो बहुत लो पेन किलर्स होती हैं कि बहुत सवेयर पेन है तो उसको थोड़ा सा मॉडरेट करने के लिए, या पेन जो मसल है उसको रिलैक्स करने के लिए हम लोग सिर्फ मेडिसिन देते हैं। बाकी हमारी सारी मैनुअल टेक्निक्स हैं, हमारी सारी की सारी हमारी जो है जो मोडालिटीज हैं उन पे बेस्ड है, हमारी मैनुअल टेक्निक्स है, थेरेप्यूटिक्स है, हमारी पूरी एक्सरसाइजेज और ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो अब ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पहले उसकी पेन रिडक्शन कर रहे हैं, फिर हम उसका जो स्ट्रक्चर जो कि डैमेज्ड है, ठीक है, जो कि जो है जिसमें फ्लूइड कम है, जैसे फॉर एग्जांपल घुटनों में दर्द है बहुत ज्यादा, लुब्रिकेशन हो रही है, ठीक है, अब दो हड्डियां ना यूं करके लुब्रिकेट कर रही हैं, ठीक है, तो हम उनको ऐसी एक्सरसाइजेस, हम ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है जो प्रॉब्लम कर रहा होता है वो वापस आना शुरू हो जाता है, ठीक है, जो कि जो डिजीज का प्रोसेस है जो कि बढ़ने का वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ऑब्वियसली कोई भी चीज परमानेंट खत्म नहीं होती, ठीक है, कि हम लोग यूं करेंगे तो हर चीज खत्म हो जाएगी, नो ये नहीं होता, ठीक है, मगर हाँ ये जरूर होता है कि हम उस चीज के प्रोसेस को बहुत स्लो कर देते हैं, क्योंकि एक या तो जेनेटिकली डिजीज है, या आपकी जो है ना बोन्स की कोई जो है ना वो इनर कोई इंटरनल कोई डिसऑर्डर है या कुछ भी है, तो हम उसका प्रोसेस स्लो कर देते हैं, ताकि जिस बंदे ने विद इन फ्यू मंथ्स और फ्यू जो है ना थोड़े अरसे में थोड़े अरसे में वो चीज खराब हो रही है, हम उसको बहुत प्रोलॉन्ग कर देते हैं कि अगला बंदे को तकलीफ कम हो, अगले बंदे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन की फेज में कर देते हैं, ठीक है। अब अब हम आते हैं जो हमारा मिसकंसेप्शन, आई होप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि मैं क्या कहना जी, चाह रही हूँ। ये तो जी जी। जी, जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, हर चीज़ को वाज़ेह तौर पे आपने बताया। अच्छा, हमने एक टॉपिक जो रखा था कि इरेडिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। अब आम अल्फाज में अगर हम डिसेबिलिटी, क्योंकि ये सारी बायोलॉजिकल टर्म्स होती हैं, लोग समझ नहीं आते, एक समझ आएगा, तो हम उनको आम अल्फाज में ये टर्म कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, मैं इसी पे आ रही थी। अच्छा, अब डिसेबिलिटी हमारे लिए या मेडिकल वाले लोगों के लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब डिसेबिलिटी बेसिकली होता क्या है, ठीक है। डिसेबिलिटी वो होती है जो कि आपके मेंटल या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है ना, उसमें हिंड्रेंस आ जाए। हिंड्रेंस का मतलब होता है कि अगर आप एक नॉर्मल एक्टिविटी है आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी मेंटल है या आपके नॉर्मल डेली वर्क है, नॉर्मल जो डेली डूइंग होती है, ठीक है, वो आप उसमें बहुत ज्यादा हिंड्रेंस आ रही है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते, उस चीज को हम कहते हैं डिसेबिलिटी, ठीक है। फिजिकल हो या मेंटल हो, दो किस्म की डिसेबिलिटीज होती हैं जो कि बेसिकली कह लें कि इनएबिलिटी टू डू एनी वर्क, उसको हम कहते हैं बेसिकली डिसेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें ये थोड़ा सा मैं ये कहती हूँ जिस तरह हम लोग, मैं एग्जांपल्स देके थोड़ा सा समझाऊंगी कि अब मेरा टॉपिक है इरेडिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो डिसेबिलिटी की ना दो चीजें हैं, ठीक है। अब हमारा एक तो है कि ट्रू डिसेबिलिटी है, ठीक है, जिसकी मैं आपको भी डेफिनेशन बता रही हूँ कि ये डेफिनेशन होती है कि मेंटल और फिजिकल जो इलनेसेस है ना, ठीक है, जो कि डेली डूइंग के जो वर्क है नॉर्मली आप जो रोजाना करते हैं, ठीक है, जिसको हमारी जुबान में एडियल्स कहते हैं, वो नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो एक डिसेबिलिटी है कि एक बंदा अपने काम खुद नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई हिंड्रेंस है, ठीक है, उसके वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता, या व्हाटसोएवर जो भी कंडीशंस हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ना दो चीजें आती हैं। एक चीज तो ये कि ट्रू डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी, एक हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। अब अगर मैं उस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी पे आती हूँ, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी क्या है हमारे अंदर, ठीक है। जो भी बंदा हम लोग ये सोचते हैं, ठीक है, कि कोई भी बंदा जो कि बेड पर है, ठीक है, या कोई व्हील चेयर पे है, या कुछ भी ऐसा चीज है, तो उस वो बंदा डिसेबल है, ठीक है, वो बंदा काम नहीं कर सकता अपने, तो वो सिर्फ डिसेबल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैं ना आपको दो दो एग्जांपल्स दूंगी, और फिर आपको आगे और अच्छे तरीके से समझ आएगा कि मैं बेसिकली कहना क्या चाह रही हूँ आप लोगों से।
अब इसमें ये देखें, एक बंदा है, ठीक है। अब एक बंदा हमारे पास आता है, ठीक है, आके बोलता है कि यार मुझे इस नजर सही नहीं आता, ठीक है। वो भी तो एक डिसेबिलिटी है ना, ठीक है, कि उसको, उस बंदे को नजर ठीक नहीं आ रहा, वो अपने काम नहीं कर सकता, वो अपनी चीजें नहीं कर सकता, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से अपने जो एडीएल्स हैं, जो डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं, उनको नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी एक डिसेबिलिटी है, राइट एमन? जी बिल्कुल ठीक सही। है, ये तो उसको, मिसकॉन्सेप्शन जैसे मैंने बिल्कुल, आपको, मैं आपको थोड़ा सा हाँ ना, ये आई वही एम सॉरी, क्रिएट मैं हो आपको, जाती हैं। जी, अब उसमें ये आ गया होता है कि अब डिसेबिलिटी है ये, ठीक है, हम लोगों को लगता है, मगर अगर हम उसी जगह के उसी चीज पे हम ग्लासेस पहन लेते हैं, वो बंदा नॉर्मली देखना शुरू हो जाता है, तो क्या हम उसे डिसेबल कहते हैं? नहीं, राइट, हम उसको नहीं कहेंगे, नहीं राइट। बिल्कुल। तो उसमें यही इसी तरह है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, इंटरवेंशन हो गई एक, ठीक है, एक डिसेबल के लिए एक हमने एक इंटरवेंशन कर दी कि यार ये बंदा इस तरह करके अब एक चीजों को लेके चल सकता है, राइट। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक बंदा है, ठीक है, उसको हेयरिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सही सुनाई नहीं देता, तो ऑब्वियसली उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उसको ना, अब अगर उसको आवाज नहीं आएगी तो वो काम नहीं कर सकेगा, ठीक है, वो जो बंदा उसको कोई बुला रहा है वो नहीं कर सकेगा, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ऑफिस वर्क नहीं कर सकेगा, एक वो भी एक डिसेबल ही होगा, हम उसको भी कहेंगे, क्योंकि वो डेली लाइफ एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा, राइट। हम उसको भी ये बोलेंगे कि वो क्या है, डिसेबल है। मगर हमारी इंटरवेंशन, हमारी टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हमारी टेक्नोलॉजी ने उनके लिए हेयरिंग एड इजाद कर दिया, ठीक है, कि यार आप हेयरिंग एड लगाओ तो यू कैन लिसन इजीली। उसके बाद क्या वो बंदा डिसेबल रहा? नहीं ना, वो बंदा डिसेबल नहीं रहा, बिल्कुल वो नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। अब इसी तरह अब जो हमारी डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको बदलने की जरूरत है, और उसको दूसरी चीज है, उसमें इंटरवेंशंस की जरूरत है। अब सवाल होगा इंटरवेंशंस क्या हो, इंटरवेंशंस का मतलब क्या है, कि अब देखें, एक चीज, कोई चीज खराब होती है तो हम उसके लिए एक चीज, एक और चीज इजाद कर देते हैं, राइट, ताकि उस चीज को हम आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब एक बंदा हेलो, हेलो, हेलो जी। जी आवाज आ रही है अब आपकी। जी, आई एम रियली सॉरी, वो मेरा समहाउ डिस्कनेक्ट हो गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं अभी कोई दोबारा बात से, नहीं, आई खैर। एम सॉरी, आप लोगों को कहाँ तक आवाज आई थी, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि मैं वहां से दोबारा से स्टार्ट कर दूं। जी जी, आप मिसकॉन्सेप्शन की बात कर रही थी। जी, तो अब जो है हमारे में क्या होता है कि हमारे डिसेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा डिफरेंट है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी पहले, ठीक है। अब आप उस एग्जांपल से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए इंटरवेंशंस करना कितनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास ये आती है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम लोग जो है, हम लोग जैसे मैं अभी बता रही थी, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब हम लोग अभी हमारे रिसेंटली कैंप्स हुए थे स्वाबी में, वजीराबाद में, तो वहां पे हम लोग गए, तो हम लोगों ने देखा कि काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि पता नहीं कितने कितने सालों से बेड पर हैं, ठीक है। स्ट्रोक हुआ, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में जो है ना हम लोग फॉलेज कहते हैं। फॉलेज हुआ, सारी जिंदगी बंदा बेड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, डिसेबल, बिल्कुल डिसेबल हुआ हुआ है, ठीक है, आप उसको कुछ भी, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, अपनी बिल्कुल एक्टिविटीज निल है, ठीक है, घर वाले भी उसके साथ डिसेबल हुए होते हैं। जब एक बंदा घर में बीमार होता है, एक बिल्कुल बेड पे है, तो उसके साथ पूरी फैमिली डिसेबल्ड होती है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है, एक बड़ी स्ट्रेस कंडीशन होती है। अब हमारे पीटीज में क्या होता है, हम हमारे जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं,
उसमें हम लोग, मैं ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो उसमें अब ये होता है हमारे पास कि देखिए फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास एक फॉलेज का पेशेंट आता है, उसको रिसेंटली स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, फॉलेज हुआ है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, हम उसके दोबारा से जो मसल है उसकी री एजुकेशन कराते हैं, हमारी जुबान में कहते हैं री एजुकेशन। अब आप कहेंगे कि री एजुकेशन क्या होता है, नॉर्मल लोगों को नहीं समझ आ रहा है इस बात का। तो री एजुकेशन मसल की ये होती है कि हमारे ना ब्रेन से सिग्नल जाना जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। एक एक मसल है, जो एक मसल को, मसल का मतलब होता है पट्टा जो हमारा है, ठीक है, जो हमारा पट्टा है वो अकड़ गया है, ठीक है, वो पट्टे अकड़ गए हैं और बॉडी में उसका सर्कुलेशन नहीं हो रही और ब्रेन का जो सिग्नल्स है वो उस तरह नहीं जा रहा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, मसल को दोबारा से जगाते हैं, ठीक है। एक तरह से मैं लेमैन लैंग्वेज यूज कर रही हूँ ताकि सबको समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। तो हम उस पट्टे को क्या करते हैं, हम बॉडी के जो एक्सरसाइजेस से, हम मोडालिटीज से, डिफरेंट जो मोडालिटीज होती हैं उनसे हम लोग उनको, उस पट्टे को, उस जगह को हम दोबारा जो है वो रीएजुकेट कर देते हैं, ताकि, और विद इन लाइक 6 to 7 सेशन बंदे में इतनी इंप्रूवमेंट आती है। मेरे सामने एक केस था, मेरी फैमिली में एक केस था कि उनको जो है वो फॉलेज हुआ, सेकेंड टाइम फॉलेज हुआ, और उसके बाद वो टोटली बेड पे थे। मैं जब उनके पास गई तो उनकी उंगलियां भी यूं मूव नहीं कर सकती थी, मगर उसके बाद एक्सरसाइज करवाते रहे, मोडालिटीज लगाते रहे, विद इन 4 to 6 वीक्स भी मैं आपको बहुत ज्यादा बता रही हूँ, उस पे ही उनने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। और मुझे जिस तरह पहले करना पड़ता था कि पैसे मूवमेंट्स करानी पड़ती थी, खुद हिलाना पड़ता था, वो थोड़ा बहुत खुद हिलना शुरू हो गए, करना शुरू हो गए, काफी अच्छी उनकी जो एक थी ना लाइफ, वो दोबारा वापस आना शुरू हो गई। और अभी वो बंदा खुद जो है ना अपनी सारी एक्टिविटी करता है, ठीक है, अपने ऑफिस जाता है, अपने जो है ना काम वगैरह हर चीज वो अपनी नॉर्मली करता है। तो ये एक डिसेबिलिटी, एक तो हमारे अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, हमें उस चीज को अवेयरनेस देने की जरूरत है, ठीक है। फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि हम, एक बंदा है, ठीक है, फॉर सम रीजन उसका एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी कोई रीजन हुई, ठीक है, एम्पुटेशन होगी। एम्पुटेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा, लोगों के बाजू कट जाते हैं, ठीक है, कोई मसला आ जाए लाइक एक्सीडेंट्स में, ठीक है, गैंग्रीन हो गया, कुछ भी डिजीज हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से जो है ना बाजू काट दिया, टांग काट दी। अब वो लोग क्या होता है, सारी जिंदगी के लिए बेड पे, कोई लाइफ नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और उनको मफलूज बनाने वाला कौन है, ठीक है, हम है, क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास चीजें हैं, ठीक है। अब प्रोस्थेटिक्स हैं, उनको क्या, वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, ठीक है। अगले दिन, मैं अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं एक फेसबुक पे मैं वैसे ही स्क्रॉल करी, तो मैंने देखा कि मैंने पूरी एक एक लड़की की डिटेल लिखी हुई थी, जो शायद आप सबने सुनी भी हो थोड़ी बहुत, कि मैराथन रेस में एक लड़की थी जिसके फुल लेग जो था ना, लेफ्ट लेग एम्प्यूटेटेड थी, ठीक है, वो नहीं थी उसकी, और वो आर्टिफिशियल लिम्ब से उसने मैराथन रेस को किया था। दैट मीन्स कि शी इज नो मोर डिसेबल, उसने अपने आप को खुद डिसेबल नहीं किया, ठीक है। उसने एक्टिविटीज क्या, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कर रही है, सही है। तो हम लोगों को बेसिकली, हम लोगों को जरूरत है कि हम लोग अपना जो है जो माइंडसेट है और अपना कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें और इंटरवेंशंस करें। अब पॉइंट आता है कि अच्छा, इंटरवेंशंस क्या करें, मुल्क में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, और अगर कुछ मतलब हमारी क्या आगे इंटरवेंशंस क्या हो सकती हैं, इजाद क्या हो सकती है, हम लोग आइडियाज क्या ले सकते हैं। अब रिसेंटली मैं अमेरिका गई तो वहां पे ना अब जैसे लाइक वहां पे ऑब्वियसली आपको पता है कि जब विजिटर्स होते हैं तो बसेस यूज करनी पड़ती हैं, बाकी चीजें, तो मैं बड़ी अच्छी, मैंने उनमें एक चीज नोट की कि बसेस में प्रॉपर रैम्प्स है, ठीक है, रैम्प्स में अंदर जाके प्रॉपर जो डिसेबल लोग हैं, ठीक है, उनके लिए प्रॉपर चेयर्स हैं, प्रॉपर प्रॉपर इंटरवेंशन है, ठीक है, कि वो आराम से इजीली अपनी वर्क कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमारे मुल्क में हम ये चीजें क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं ना, अगर हम अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम इस बारे में सोचें। एक तो अपना कॉन्सेप्ट चेंज करें, ठीक है, दूसरा हम लोग इंटरवेंशंस जो हैं उनकी तरफ जाएं, हम हल की तरफ जाएं, हम ये ना कहें ओहो वो तो सारा बेड पे है, सारी जिंदगी बेड पे है, क्यों, हमने उसको मफलूज खुद बनाया है, ठीक है ना, हमने उसको उस चीज के लिए कुछ दिया ही नहीं कि यार हम उसको कोई डिसेबिलिटी से हम उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आ सकें, ठीक है। तो इन सब की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है और हमें इस चीज की जरूरत है कि हम लोगों को एजुकेट करें, ठीक है, हम अवेयरनेस दें, हमारे जो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट्स हैं उनको भी देखें,
ठीक है, हम लोग स्पाइन भी देखते हैं, हम लोग मसल्स भी देख रहे हैं, हम लोग बोन्स भी देख रहे हैं, हम लोग हर किस्म की चीज देख रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। विदाउट मेडिकेशंस, ठीक है, हम लोग एक पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, और डिसेबिलिटी की जहां तक बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब चीजें जो चल रही हैं, डिसेबिलिटी जो है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, हम अपना विजन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम जो डिसेबल लोग हैं, हम उनको क्यों डिसेबल कहते हैं, हम लोग उनको, क्योंकि हमने उनको खुद डिसेबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे किसी एक बंदे का भी विजन चेंज कर देती हूँ ना, अगर एक बंदे का भी कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, बेसिकली मैं वो चेंज कर देती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं एक पूरी नस्ल को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, और हमारे आने वाली नस्ल में अगर ये चीजें हो जाती हैं, और अगर इस चीज पे कोई इंटरवेंशन होती हैं, इस चीज पे कोई सोचता है, और कॉन्सेप्ट जो डिसेबिलिटी का है वो चेंज हो जाता है, तो क्या हम डिसेबिलिटी को खत्म नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो इसलिए अब मैं जो है ना, इसको थोड़ा सा, मेरा बहुत लंबा हो रहा है, 30-40 मिनट्स हो गए हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा एंड करूंगी यहाँ पे, कि बस मैं इस चीज का कहूंगी कि आप लोग जो अपना विजन ऑफ डिसेबिलिटी है ना, आपके घर में कोई बंदा होता है, ठीक है, अगर घर में कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल कहते हैं कि उसको फॉलेज हुआ, ठीक है, मैं फॉलेज की बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका रेशो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, जो है वो, क्योंकि हाइपरटेंसिव लोग बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा है, बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो स्ट्रोक के जो केसेस है ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है हमारे में। ठीक है, तो अगर आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा बंदा होता है जिसको ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उस बंदे के लिए उसका विजन चेंज करें कि नो, तुम ये चीजें कर सकते हो। तुम अपना जो तुम सोचते हो कि तुम डिसेबल हो, ठीक है, यू कैन एस एवरीथिंग। ठीक है, कि आप अपनी इंटरवेंशन से जो चीजें हैं उनको अवेयर करके उस चीज को चेंज कर सकते हैं, ताकि हमारे मुल्क में हर बंदा जो कि इस फेज से गुजर रहा है, वो बंदा इस फेज से गुजर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग अब बैक टू लाइफ, और ये जो होता है ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल, बस अब, बिल्कुल सॉरी, सही बात है कि बिल्कुल, जी डॉक्टर सना, आपने बड़े अच्छे अल्फाज में सबको क्लैरिफाई की सारी चीज़ें, फिजियो क्लब क्या चीज़ है, मिसकंसेप्शन जो क्रिएट हो रही होती है, डिसेबिलिटी किसे कहते हैं, और इसके अलावा कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। ये तमाम पॉइंट्स आई होप के ऑडियंस के माइंड में अगर इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन भी होंगे वो आपके इस लेक्चर के बाद ख़त्म हो गए होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते बिल्कुल। हैं, और हमारे साथ मौजूद अ, हैं डॉक्टर एक ज़ैनब एक मिनट, फ़ियाज़। मैं सॉरी आपको काट रही हूँ, मैं लास्ट एक चीज बस कहना चाहूंगी कि जी, जी, बोलें। बस ये चीज है कि अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, जो है ना, कुछ भी कोई इश्यू हो किसी किस्म का भी, तो आप सेशन के एंड में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें बता सकते हैं कि आपके कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है ब्रेन में, कुछ भी है, वी आर हियर टू आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच, और इट वाज रियली नाइस, थैंक यू। इंशाल्लाह। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब फ़ियाज़ जो कि हेड हैं फिजियो क्लब की। इसके अलावा वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। जी डॉक्टर ज़ैनब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि साइकोथेरेपी और फिजियोथेरेपी क्या चीज़ है? और अगर हम बात करें कि अगर हम इनका कंपैरिजन करें, अगर इनको डिफरेंशिएट करें तो हम किन अल्फाज में